क्योंकि वोट आपका होता है और राज कोई और करता है। यानी कि अब बात ये करनी होगा दलित समाज को, बहुजन समाज को, कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। इस चीज को जितना जल्दी दलित समाज समझ जाए बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार था, अब उसमें 9 सीटों के उपचुनाव की विधानसभा की घोषणा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। साथ ही साथ महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो या फिर झारखंड में विधानसभा की जो चुनाव है उसको लेकर के भी अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा हो चुकी है। इसी बीच में बहन मावती की भी बड़ी खबर आ रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का विधानसभा का जो चुनाव है वो बीएसपी अकेले मैदान में उतरेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन का अनुभव बेहतर नहीं रहा, जब भी गठबंधन करती है बसपा तो उसके बसपा गठबंधन करने वाली पार्टियों के पाले में अपना वोट तो ट्रांसफर कर देती है बहुजन समाज का, लेकिन उनका वोट नहीं मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन नहीं होगा, अकेले बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती मैदान में उतरेंगी। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो नजरें हैं, कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में खासी अहमियत रखी जाती है बीएसपी की और बीएसपी का गढ़ कहा जाता है। तो पहली सीट के रूप में अगर हम बात करेंगे, जो प्रमुख चर्चित सीट होगा जिस पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगी, कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी, करहल मैनपुरी की। जी हाँ, मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूँ, करहल से, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे। कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल मैनपुरी की जो सीट है उसे छोड़ दिया था। तो ये सीट खाली हो रही जिस पर चुनाव लड़ेंगे। अब करहल मैनपुरी की मैं बता दूं, जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम और दलित समाज के वोटों की संख्या है, बीजेपी भी इस सीट को जीतने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि करहल में उसके पहले जिस तरीके से लगातार कहते कि गढ़ है सपा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को तोड़ने की तैयारी में, वहीं बसपा इन दो खेमों की लड़ाई में बेहतर परिस्थिति में वहां पर नजर आ रही है। प्रत्याशी बेहतर होगा तो ये सीट के ऊपर भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए बीएसपी नजर आएगी। वहीं अगर हम दूसरी सीट की बात करें, सीमा मऊ कानपुर की जो ये सीट है, इस सीट पर भी अगर हम बात करते तो इरफान सोलंकी, जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उनकी विधायकी रद्द हो गई थी, अब ये सीट खाली है। वहां पर बस समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया। इस सीट का समीकरण भी बता दूं, मुस्लिम बाहुल्य है और यहाँ पर मुस्लिम समाज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब बीएसपी के समर्थन में खुल करके आ रहा है, लगातार कई घटनाएं हुई जिसमें अखिलेश यादव खामोश बैठ गए, तो उसके बाद से परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। ये सीमा मऊ की कानपुर की जो सीट है, इस बार बीएसपी वहां पर बेहतर परिस्थिति में नजर आएगी। तीसरी सीट में आपको मिल्कीपुर की सीट आती है, मिल्कीपुर अयोध्या, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हुए, तो वो सीट खाली होगी, हालांकि वहां उपचुनाव नहीं होगा। चौथे सीट की अगर हम बात करें तो कटहरी अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में मैं बता दूं, इसके पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद वहां से रह चुके हैं और वहां पर जिस तरीके से दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है कि वहां पर अंबेडकर नगर में है, तो अंबेडकर नगर की भी जो सीट होगी इस बार बसपा के लिए बड़ी ही बेहतर होगी, क्योंकि भाजपा वहां पर अपना किला बचाने के लिए उतरेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद भी चाहेंगे कि वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करें, तो समाजवादी पार्टी भी वहां पर चाहेगी कि लालजी वर्मा के द्वारा बढ़िया खेल खेला जाए, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी वहां पर सीट को बचाना। तो वहां पर जिस तरीके से दलित समाज के वोटों की संख्या एक तरफा बताई जाती है कि अगर एक पाले में जाता है, एक मुश्त जाता है, तो वहां की परिस्थितियां बदल जाती है। तो ये कटहरी अंबेडकर नगर की जो सीट होगी बीएसपी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। कुंद्रकी मुरादाबाद की सीट है, यहाँ पर भी जियाउर रहमान ने यहाँ इस्तीफा दिया था, वो पहले विधायक थे यहाँ से, अब सांसद चुने गए समाजवादी पार्टी के द्वारा। ये सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है, यानी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होंगी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि एक बड़ा तबका, मैंने बताया कि पिछले कई महीनों से जिस तरीके से मुस्लिम समाज के हर बड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश थे, ये सीट भी कहीं ना कहीं सपा की इस बार मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी और बसपा वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और बेहतर लड़ाई देती हुई नजर आ रही है। छठी सीट की अगर हम बात करते हैं वहां पर, तो खैर अलीगढ़ की सीट है। अलीगढ़ में भी वही स्थितियां हैं, विधायक सांसद बने और वो सीट खाली हो चुकी है। खैर अलीगढ़ की सीट में भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर समीकरण की हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये हिस्सा पड़ता है, इसमें यहाँ पर जाट और दलित वोटों की संख्या जो है ज्यादा है, तो दोनों का जो समीकरण होगा बसपा के लिए ये सीट भी बेहतर और मायने रखती है। यहाँ से अनूप वाल्मीकि ने इस्तीफा दिया था, अनूप वाल्मीकि सांसद बने, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। यानी कि जो दलित समाज की बात करते हैं, जाट समाज की बात करते हैं, तो वोट बैंक का जो समीकरण है यहाँ कामयाब हो जाती है बीएसपी अपने पाले में लेने में, तो ये सीट भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहतर होगी, जिस पर अच्छी लड़ाई लड़ी जा सकती है। वाल्मीकि समाज के वहां पर वोट भी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब अगर हम बात करते हैं अगली सीट की, गाजियाबाद सदर की सीट है। हालांकि गाजियाबाद सदर में कहते हैं कि यहाँ पर भी
सदर सीट में करें तो बसपा हमेशा से मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। हालांकि इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। लगातार कई बार से वहां पर सीट भाजपा लगातार जीतती है और मौजूदा वहां के सांसद भी पहले वहीं से विधायक थे और उनके द्वारा सीट छोड़ करके खाली की गई है। तो हालांकि मुश्किलें गाजियाबाद में भी बसपा बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर भी दलित समाज की बात करें, पिछड़े समाज की, तो वो एक बड़ी संख्या में वोट बैंक है। और साथ ही साथ कहते हैं कि गाजियाबाद की सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का भी खासा असर है, खासी पकड़ है, क्योंकि बहन मावती का पूरा क्षेत्र कहा जाता है जहां उनकी अच्छी खासी मजबूत पकड़ बताई जाती है। तो अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई अगर इस सीट पर लड़ती है तो वहां पर बसपा बेहतर और मजबूत स्थिति के साथ गाजियाबाद में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है इस बार। अगली सीट की अगर हम बात करते हैं, फूलपुर प्रयागराज की सीट है। ये सीट भी जिस तरीके से प्रवीण पटेल वहां से इस्तीफा देकर को वो सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट भी फूलपुर प्रयागराज की ये जो सीट है खाली हो चुकी है। और फूलपुर की सीट पर जिस तरीके से भाजपा अपना वर्चस्व की बात करती है, लेकिन फूलपुर के अगर समीकरण की बात करेंगे तो दलित और ओबीसी वोटरों की यहाँ पर संख्या ज्यादा बताई जाती है पटेल समाज से। तो अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अगर पटेल समाज का कोई चेहरा उतारा जाता है तो इस सीट के ऊपर भी कहीं ना कहीं समीकरण जो है बदल जाएगा और बसपा यहाँ पर बेहतर परिस्थिति में नजर आएगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें, कुछ सालों से, तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, जनता ने इनके चाल चरित्र को देख लिया दोनों को, और लोगों को इस समझ में आ चुका है कि उनका विकल्प सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती बन सकती है। तो इस सीट के ऊपर भी, फूलपुर की जो सीट है प्रयागराज की, इसमें भी बीएसपी बड़ा सेन लगाने की तैयारी में इस वक्त मैदान में है। अब हम बात करते हैं अगली सीट की। अब मझवा मिर्जापुर की अगर सीट की हम बात करते हैं तो फिर वहां पर भी बिंद समाज की बात करें, पिछड़ों की और दलितों की बात करें तो एकमुश्त वोट माना जाता है। यानी कि जो 10 की 10 विधानसभा सीटें हैं, हर सीट का आप समीकरण उठाएंगे तो वहां पर दलित वोटर जो है एकमुश्त खड़े हैं। जो एक तरफा अगर वोटिंग करते किसी भी पार्टी को तो वो समीकरण बिल्कुल का बिल्कुल बदल जाता है। तो जो अगर हम बात करते हैं मिर्जापुर सीट की, पर बीएसपी जिस तरीके से मजबूत स्थितियां में थी, एक तरीके से गढ़ कह सकते हैं, क्योंकि दलित और पिछड़ों का जिस तरीके से वहां पर एक मुफ्त वोट है, वो कहीं ना कहीं बसपा के समर्थन में हमेशा से रहा है। हालांकि मौजूदा दौर में वहां पर स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं, लेकिन उपचुनाव के अंदर अगर बेहतर प्रत्याशी के साथ वहां पर मैदान में उतरती है बसपा, तो यकीन मानिएगा मझवा मिर्जापुर की जो सीट है, ये भी सीट कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को वहां पर आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं 10वां जो आखिरी सीट बचा है उपचुनाव का, मीरापुर मुजफ्फरनगर। इस सीट पर जिस तरीके से रालोद के वहां पर विधायक थे और वो अब मौजूदा दौर में सांसद हो चुके हैं, चंदन चौहान के द्वारा इस सीट खाली की गई, उसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है, सांसद हो चुके, पहले विधायक थे। आरएलडी के पाले में जिस तरीके से सीट है, वहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो वही जाट वोटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बाहुल्य मानी जाती है। लेकिन जाट वोटरों में भी जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की एक पकड़ बताई जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से बसपा की पैठ बताई जाती है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो लड़ाई है इस समय, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जो है आरएलडी के खाते में दे दी, यानी जयंत चौधरी के खाते में दे दी गई है। वहीं जाट वोटरों की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए हैं जयंत चौधरी, उसके बाद से जाट वोट कहीं ना कहीं उनसे नाराज दिख रहा है, उनसे कहीं ना कहीं खफा है इन चीजों को लेकर के, कि जिस तरीके से बसपा के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगातार विरोध करते आ रहे थे और अब एकाएक भारतीय जनता पार्टी के पाले में पहुंच गए हैं, तो जाट वोटर जो है कहीं ना कहीं इस बार समीकरण वहां पर भी, तो वहां पर जयंत चौधरी की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। तो वहां पर बीएसपी को भी अपनी पैठ बनाने का मौका है। बीएसपी अगर बेहतर जाट समाज के किसी बेहतर चेहरे के साथ मैदान में उतरती है तो वहां की परिस्थितियां भी बदलेंगी और चुनाव का परिणाम जो है पाले में आते हुए नजर आएगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 वो सीटें थी जिस पर उपचुनाव को लेकर के बसपा लंबे समय से तैयारी कर रही थी, लेकिन 9 सीटों पर अभी मैं आपको बता दूं कि उपचुनाव होने वाले हैं। जो 10वीं सीट है मिल्कीपुर की, यानी कि अयोध्या की अवधेश प्रसाद की सीट, उस पर अभी याचिका दायर है, इस वजह से उस सीट पर अभी चुनाव नहीं कराया जा रहा है क्योंकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लेकिन बाकी की जो 9 सीटें मैंने आपको बताई, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और बीएसपी इस बार बेहतर प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतर चुकी है और बहन मावती ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा बहुजन समाज के उन तमाम चेहरों को, बहुजन समाज के वोटरों को, जो हमने आपको 9 सीटें बताई जिस पर उपचुनाव हो रहा है, हर सीट के ऊपर आप देखेंगे तो बहुजन समाज का वोट जो है निर्णायक भूमिका में है। यानी दलित समाज का वोट जिधर जाता है उन्हीं की विधायकी जाती है। अब सोचना आपका होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको भागीदारी चाहिए, आप चाहते हैं कि मान और सम्मान की सुरक्षा हो, तो बसपा का समर्थन करना होगा ताकि बसपा 9 सीटों में बेहतर परफॉर्मेंस करके ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाले, क्योंकि वोट आपका होता है और राज कोई और करता है।
यानी कि अब बात ये करनी होगा दलित समाज को, बहुजन समाज को, कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। इस चीज को जितना जल्दी दलित समाज समझ जाए बेहतर है, क्योंकि 9 सीटों पर एकमुश्त वोट आपका है। आप जिधर वोट करते हैं वो सत्ता शासन भागीदार बनते हैं, वो सीटें निकलती हैं। तो अब सोचना होगा कि अब समाजवादी पार्टी के पाले में जाना पसंद करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के, जहां से दोनों ने ही आपको नाउमीद किया है। उम्मीद की अगर किरण आपको दिख रही तो बसपा सुप्रीमो बीएसपी बहन मायावती, उनको पाले को मजबूत करिए, खुलकर के समर्थन करिए। 9 सीटों का उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, मजबूती के साथ बसपा मैदान में उतर रही है। और आप अगर एक तरफा वोट करते हैं बहुजन समाज खासतौर से, तो 9 की 9 सीटें जो है बहन मायावती के पाले में आने को तैयार है, बशर्ते कि आपको बटना नहीं होगा। क्योंकि फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच में है, वहां बसपा को शून्य दिखाया जा रहा है, बसपा की चर्चा ही नहीं हो रही है। तो इस चर्चा के ऊपर आप विराम लगाइए। 13 तारीख को वोटिंग है, खुलकर के वोटिंग करिए, बसपा के समर्थकों को, बसपा के प्रत्याशियों को वोटिंग करिए और अपनी हैसियत को दिखाइए, अपनी मजबूती को दिखाइए कि आप सत्ता शासन के परिवर्तन कर सकते हैं, आप सत्ता शासन के भागीदार बन सकते हैं, वोटर बन करके मत रहिए। तो मौका है बसपा को मजबूत करने का, अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का। अगर उपचुनाव में आपने बेहतर किया है तो यकीन मानिए 2027 विधानसभा का चुनाव भी आपके लिए दरवाजे खोल करके खड़ा रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो सीटें हैं, लोगों को जानकारी हो और लोग जुड़े, जो समर्थक हैं चौकन्ने रहें, आंखें खोल करके तैयार रहिए, क्योंकि सत्ता बदलने का अब समय आ चुका है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारभार जितना आगे बढ़ेगा उतनी खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।